हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वापस से एक हमारी नई वीडियो में, जिसमें आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि आपका गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल भी जिसको हम बोलते हैं, वो कवर करेंगे। बहुत स्पीड में नहीं करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे आपको हमेशा के लिए ये प्रोसेस जो है, ठीक है, वो कैसे आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो वर्क करता है, कैसे बनता है, क्या सिस्टम है उसमें, जो भी चीज़ें हैं सब पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे नेक्स्ट कभी भी आपको किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि हमें पहले क्या पढ़ना है कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल का काम क्या है पहले वो समझते हैं, और इसका नाम जो है आपको पता है, गैल्वेनिक के साथ वोल्टाइक सेल भी है, वो क्यों है वो भी बताते हैं। तो गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है? सेल का, जैसे मैंने बेसिक आपको बताया है, सेल का काम क्या होता है। आपने देखा है आपके जो रिमोट होता है, चाहे एसी का हो, टीवी का हो, वो क्या करता है, सेल को जब आप उसमें लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपकी जो भी केमिकल एनर्जी होती है सेल के अंदर, आपको पता है केमिकल्स हैं, कौन से केमिकल्स हैं, आपको दिख रहा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, यहाँ पे जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, तो इसका मतलब यहाँ क्या है, केमिकल्स हैं। तो जो केमिकल्स होते हैं उन केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या कहता है कि गैल्वेनिक सेल क्या है, एक तरह का आप कह सकते हो सिस्टम है या डिवाइस है, आप कह सकते हो, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब गैल्वेनिक सेल को हम और क्या बोलते हैं, वोल्टाइक सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई नाम पड़ता है किसी चीज़ का, ठीक है, तो यानी उसको जिसने इन्वेंट किया होता है उसी के नाम पे पड़ता है ना। तो बात ये आती है कि गैल्वेनिक सेल जो था उसको वोल्टाइक सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक कह सकते हैं हमारे साइंटिस्ट थे, है ना, जिनका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा, ऐसे कुछ नाम था उनका, ठीक है। तो 1796 में उन्होंने ये डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया था, ये वोल्टाइक सेल भी इसका नाम पड़ गया था, ठीक है। उन्होंने पहली बार क्या किया था, गैल्वेनिक सेल डिवाइस किया था। साथ ही साथ सेल को हम और क्या बोलते हैं, वही वोल्टा सेल भी बोलते हैं। तो गैल्वेनिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। कैसे? इसमें आपको पता है केमिकल रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हो या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो केमिकल रिएक्शन कैसी होगी, वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है, पूरा चैप्टर है इस पर, जिसमें पढ़ाया जाता है कि जहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो, साथ में हो रहे हो, साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, ठीक है। जब साथ में हो रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन पे। अभी देखिए, ये मैंने सिर्फ आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, है ना। अभी इससे अच्छा भी एक नोट्स मैं आपके लिए दिखाता हूँ, अभी इसमें और भी बढ़िया से मैंने बना के रखा है, वो आपको दिखाऊंगा। उसमें वो एक पेज में ही क्या है, पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या पढ़ा कि एक केमिकल प्रोसेस होता है, और वो केमिकल प्रोसेस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या बोला मैंने? एक केमिकल रिएक्शन होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, है ना। और उसी को हम क्या बोलते हैं फिर, रिडॉक्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोला मैंने? केमिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसमें, गैल्वेनिक सेल में, और उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। और कैसे हम बना सकते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है केमिकल एनर्जी से, तो कैसे बना सकते हैं, हम क्या करते हैं उसके लिए, एक आपकी कैथोड कह सकते हैं, आपकी एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड, जब दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या होता है आपका, जो कि क्लास 10th में आईएससी में, जो आईसीएससी के बच्चे होते हैं उनको ऑलरेडी क्लास 10th में भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे उनका क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन में ही दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं, जिंक को, कॉपर को, दोनों को क्या कर देते हैं, एक तरह से एक वायर से कनेक्ट करते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, आपका प्रोसेस जो हो रहा होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि और कैसे कर सकते हैं गैल्वेनिक सेल, और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बस कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, सुइटेबल जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड होगी उसके साथ क्या कर देंगे, यूनाइट कर देंगे, ठीक है। तो इससे ये हो जाता है। आई होप ये बेसिक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कंस्ट्रक्शन से पहले, कि अब ये जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है, तो जो इलेक्ट्रोड है जिस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, है ना, जहाँ से क्या हो रहे हो, आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हो, तो उस पर हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस। तो आपको दिख रहा है कि जो Zn है, ये जिंक पे क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, ठीक है। रिलीज करने पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे फ्लो होने लगते हैं। वैसे आपको पता है कि ये एनोड है,
और एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव शुरू में होता है, लेकिन आफ्टर द प्रोसेस क्या होने लगता है, इस पर ये +2 में बदलने लगता है। कैसे बदलता है वो भी मैं समझाता हूँ। कि आपको दिख रहा है यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज होने शुरू होंगे। पहले तो एक्सेस में होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होंगे, डेफिशिएट होगा। इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड होने के बाद भी ये ऑक्सीडेशन है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने लगता है, और जो साइट इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं वहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करेगा, लूज करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपके कैथोड इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक्सेस में क्या होने लगता है, आपका इलेक्ट्रॉन इसमें आने लगते हैं। और जो जिंक यहाँ से अब जब लूज कर रहा है, तो ये रॉड जो होती है धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगती है, मतलब गलने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये जिंक जो होता है वो जिंक 2+ आयंस में टूट करके इसमें आने लगते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक पूरी तरह से ना हो जाए। ठीक है, मतलब पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, ऐसा जब तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तब तक वो देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता है। ऐसे आपने मैं अभी समझाना चाहूँ तो क्लास 10th में मैंने ICSE के बच्चे उनको पढ़ाया भी ये चीज़ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने सुना होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं चांदी की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, सोने की परत चढ़ाई जाती है, लेयरिंग की जाती है ना, वो भी इसी की मदद से होती है। कैसे होती है, मान लीजिए, वो भी मैं अच्छा अभी समझाता हूँ, पहले ये चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं फिर समझते हैं इसको। ठीक है, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसे वर्क करती है। तो अभी मैंने क्या बताया, ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन साइट है, ये आपका रिडक्शन साइट है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं, भरने लगते हैं, इसलिए रिडक्शन साइट है। कैथोड ज़रूर है बट क्या है, रिडक्शन साइड है। और ये एनोड है तो ये ऑक्सीडेशन साइड। इसके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को याद करने की एक ट्रिक होती है, ऑयल रेक करके, OIL मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, का मतलब क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रेक का मतलब रिडक्शन, मतलब आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये आप नोट करके रखिए कि जो एनोड होता है वो निगेटिव पोलैरिटी का होता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि अभी यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है, तो जिसके पास है तो उसकी पोलैरिटी कैसी होगी, आपकी निगेटिव, यानी कि वो क्या होगा, आपका एनायन होगा। ठीक है, निगेटिव पोलैरिटी का है। और कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव की पोलैरिटी होती है। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए नहीं हैं, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव की पोलैरिटी का होता है। अब मैं एक एग्जांपल में बताता हूँ। अगर जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, एक मिनट दीजिए, बता रहा था कि जो आपका जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड कौन सी है, Zn2+, ठीक है, या Zn, हम ऐसे कह सकते हैं। इलेक्ट्रोड कौन सी है, Zn है, या फिर Zn2+ की हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है। उसको हम क्या कर रहे हैं, जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड है हमारी Cu या Cu2+, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा है कैसे आपने किया हुआ है। और हमें तब वहाँ पे क्या मिलता है, डैनियल सेल मिलता है। देखिए, ये अभी हमारा क्या है, ये अलग अलग है, तो ये हमारा गैल्वेनिक है। जब एक ही सॉल्यूशन में हम दोनों को रख करके ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा डैनियल सेल में आता है। ठीक है, तो जो एनोड है सेल का, वो क्या कर रहा है, जिंक रॉड कंसिस्ट कर रहा है, जो कि आपका क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो जिंक सल्फेट में भी रखा हुआ है। ठीक है, और जो कॉपर की होती है, अभी गैल्वेनिक के लिए बता रहा हूँ मैं, और जो कॉपर की है वो आपको दिख रहा है किसमें डिप करके रखे हमने, कॉपर सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने डिप करके रखी है। ठीक है, देखिए ये चीज़ें क्या है, ये मैंने पूरा आपके लिए रखा है। आप चाहो तो इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें क्या देखिए, आपको पूरा एक बार में स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल जो है, पूरा एक बार में मैंने चीज़ें रखी है कि क्या क्या इसमें है। जैसे ये लिखा है आपका व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, ठीक है, ये भी मैंने जूम किया, इस चक्कर में थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, नहीं तो पूरा आपको दिखेगा अच्छे से। कंपोनेंट्स क्या है, वर्किंग कैसी है, सेल नोटेशंस क्या होते हैं आपके। ठीक है, ये पूरा आपका डायग्राम है। ये आपके एनोड पे कैसे रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कैसे रिएक्शन हो रही है, क्योंकि यही आपको लिखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आता है सेल नोटेशन के तौर पे। ठीक है, आपको हाफ लाइफ में अगर लिखना होगा, ठीक है, मतलब हाफ सेल जो रिएक्शन होती है तो उसके लिए अलग अलग करके लिखना होता है। ओवरऑल रिएक्शन आपकी इस तरह से होती है, ये आपको लिखना होता है। ये नर्स इक्वेशन जो है, ये आपको पता है कि आपको न्यूमेरिकल्स में मदद करेगा। ठीक है, और कंसंट्रेशन के इफेक्ट्स जो हैं, ये आपका क्या होता है, जो आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं आपके नीट या IIT में, तो उससे ये क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, कि अगर हम रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो ई सेल है उसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, है ना, ऐसा, या कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसा कुछ आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हम वर्किंग की बात कर रहे थे, लेकिन वर्किंग से पहले अभी हमने क्या पढ़ा, सब कुछ तो पढ़ लिया हमने, ये पढ़ा, बट अभी हमने सॉल्ट ब्रिज के फंक्शनिंग नहीं पढ़ी है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज बताने से पहले एक चीज़ अभी जो मैंने बताई थी कि जो जिंक होता है, जिंक क्या करता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे जिंक एटम्स जो होते हैं
वो सोल्यूशन में पास होने लगते हैं। मतलब कि यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो ये अपने सोल्यूशन में यहाँ पे आने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे हैं बट Zn जो होता है वो Zn2+ के फॉर्म में क्या होने लगता है, सोल्यूशन में आपका आयंस के फॉर्म में आने लगते हैं। वहीं क्या होता है, उसी की फिर ये रिएक्शन हमने लिखी है। एनोड पे क्या हो रहा है, Zn है, अपने उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक है, और Zn2+ फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एनोड पर होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। और जब ये एक्सेप्ट करेगा तो इसमें क्या होता है, Cu2+ के फॉर्म में होता है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो चीज़ हम जो देखिए क्या होता है, एनोड में जब आप लिखते हो तो हमारे पास जो चीज़ होती है, मतलब कि एक तरह से हमारा रिएक्टेंट है, और हम +2E का फॉर्म यहाँ पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब प्रोसेस के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल क्या रहा है, Zn2+ आयन मिल रहे हैं सोल्यूशन में। और मिल कैसे रहा है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को हटा रहा है, लूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या इसने एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है। तो इसलिए रिएक्टेंट में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ लिख रहे हैं, और प्रोडक्ट हमारा पहले से हमारे पास क्या था, ये था, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि कैथोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है और Cu में बदल रहा है, तो प्रोडक्ट में हमें ये मिला, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो Zn2+ मिलेगा, तो प्रोडक्ट में हमें ये मिला। और ओवरऑल जब दोनों को आप जोड़ करके लिखोगे तो आपको पता है कि Zn, ठीक है, पहले क्या था रिएक्टेंट में Zn था, और रिएक्टेंट में इधर क्या था, Cu2+ था। प्रोडक्ट के बाद हमें क्या मिला, Zn2+ मिला, और Cu हमें क्या मिला, Cu मिला, ठीक है, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किए हैं। तो 2+ से क्या हुआ है, अपना आयंस इसने क्या हुआ है, आयन से एक तरह से अपना मेटल में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, एक तरह से कॉपर एटम में, सॉरी मेटल नहीं, कॉपर एटम में चेंज हुआ है। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन होगी, यही लिखने को आती भी है, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पढ़ते हैं। सॉल्ट ब्रिज में आपको यहाँ पे देख रहा है ना, कहाँ गया, कहाँ गया, एक मिनट दीजिएगा, सॉल्ट ब्रिज नहीं लिखा है क्या इसमें, ओके अभी नहीं लिखा है, और मैं चलिए फंक्शन आपको समझा देता हूँ, मैंने क्यों नहीं लिखा है, चलिए ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ यहाँ पे लिखा है, अच्छा। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज का देखिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है ना। कैसे करता है वो समझाता हूँ मैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो एक तरह का यू शेप्ड क्या होता है, ग्लास ट्यूब होती है, जिसमें क्या भरा होता है, आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन भरा होता है। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, मैंने बताया है, ठीक है। अब इनर्ट क्या होता है, इनर्ट का मतलब जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेशन ना करें, मतलब पार्टिसिपेट ना करें। अब क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है ना, यहाँ से ये भी केमिकल प्रोसेस है, ये भी हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके थ्रू ना चले जाएं, या फिर कह सकता हूँ कि मान लीजिए एक्सेस में यहाँ के जो आयंस हैं वो इधर ना चले जाएं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। और इसमें जो सोल्यूशन भरा होता है ना, वो आपके इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, K2SO4 हो गया, ये सब। इनर्ट का मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है। बस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। या आप कह सकते हो कि कुछ सॉलिडिफाइड सोल्यूशन भी होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे उसको बोलते हैं जेलेटिन हो गया, या अगर एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, ऐसे भी आपके देखने को मिलेंगे। मोस्टली तो आपका KCl या KNO3 जैसे दिख रहा है ना, ये वाले यूज़ किए जाते हैं आपके। अब फंक्शन क्या है, मैं फंक्शन की बात करता हूँ, है ना। तो जो फंक्शन है आपके सॉल्ट ब्रिज के, जैसे कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, आयंस को अलाउ करता है कि वो एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में जाए। देखिए क्या है, ये आपका अगर आप सिर्फ ये लिखोगे, है ना, Zns से लेकर के आप लिख रहे हो कि Zn2+2E में, ये हाफ सेल है, मतलब अभी आधा प्रोसेस क्या हुआ है। फिर दूसरा हाफ ये है, जब हम दोनों को मिलाते हो तो कंप्लीट आपकी क्या होती है, सेल रिएक्शन बनती है ना। तो क्या बोला मैंने, पहला फंक्शन क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है और आयंस को अलाउ करता है कि वो एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में क्या हो सके, पास हो सके या फ्लो हो सके। और दूसरा क्या बताया पॉइंट, कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। 2 हाफ जो सेल हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज का क्या हो गया, एक तरह से फंक्शन हो गया। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया हाफ सेल वैसे क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर समझना चाहें और तो क्या बता सकते हैं कि जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जब 2 इलेक्ट्रोड्स को हम कंबाइन करते हैं तो उनकी कंबाइनिंग से भी क्या होता है, हमारा गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट हो पाता है। जिसमें क्या होता है, एक हमारा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा हमारा रिडक्शन इलेक्ट्रोड होता है। और हर एक इलेक्ट्रोड असेंबली जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं। क्या बोला, ईच इलेक्ट्रोड असेंबली, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं, ठीक है। अब गैल्वेनिक सेल ही एक तरह से कह सकते हैं हम उसको, जो गैल्वेनिक सेल है
वो हमारा 2 हाफ सेल्स कंसिस्ट करता है। एक आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन है और दूसरा वाला क्या है, रिडक्शन वाला है, ठीक है। अब जो हाफ सेल है, मतलब वो हाफ सेल जिसमें क्या हो, ये हाफ सेल है ना, एक में क्या हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरे वाले सेल में क्या हो रहा है, सेल का मतलब ही क्या होता है, सेल का मतलब होता है एक कंटेनर, ठीक है, एक चेम्बर, और उसमें क्या हो रहा है, अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड से हो रहा है, ऐसा चेम्बर जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रोड से प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एक हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, दूसरा है ना कंटेनर, दूसरा सेल है एक तरह से, उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों अलग अलग क्या है, हाफ हाफ प्रोसेस है। जब कंबाइन करोगे तब ओवरऑल प्रोसेस होता है, ठीक। तो जो मैंने क्या बोला, जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल देंगे, जिस पर रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्शन हाफ सेल कहला देगा, बस। और कुछ इसमें नहीं कहूँगा, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है उसको हम नेगेटिव पोलैरिटी बोलते हैं, वहीं हमारा कैथोड जो होता है वो हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी का होता है। ये चीज़ हम पढ़ सके हैं। अब हम बात करते हैं किस पे, सेल नोटेशन पे। जैसे कि हमको दिख रहा है कैसे लिखा जाता है, एनोड, एक हम कह सकते हैं हाफ सेल के नोटेशन के लिए हम क्या करते हैं, बीच में ऐसे लाइन खींचते हैं, है ना। एक लाइन खींची है तो वो हाफ सेल के लिए खींची है। अब आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड हाफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और एनोड सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या बना, जैसे हमने जिंक देखा था, अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे पहले हमारे पास Zn था, बट हाफ सेल ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे Zn2+ मिला हमें, तो यहाँ पे Zn2+ लिखेंगे। अब डबल लाइन हमारा सॉल्ट ब्रिज के रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, डबल लाइन खींचेंगे तो सॉल्ट ब्रिज के लिए दिखाएगा। उसके बाद हमें मिल क्या रहा है, हमारे पास दूसरा जो है वो हमारा रिडक्शन हाफ सेल है, तो उसमें पहले कैथोड होता है, कैथोड में Cu हमारे पास होता है, पहले हम क्या लिखेंगे, Cu2+ होता है हमारे पास, है ना। वो फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, देन जाकर के वो Cu में कन्वर्ट होता है, तो Cu2+ पहले लिखेंगे और फिर वहाँ पे हमारा क्या होगा, Cu। कहने का मतलब ये, पहले तो आप सिंपल सा देख लो कि आपके पास दिया क्या है। हमारा रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले Zn या कोई भी सोल्यूशन अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट का दिया गया है तो वो पहले किस फॉर्म में होगा, आपको पता है ऑक्सीडेशन वाला हमेशा क्या होगा, उस पर पहले प्लस चार्ज नहीं रहेगा, वो जब प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद वो प्लस में कन्वर्ट होगा, है ना। तो पहले हमेशा जैसे Zn है तो यहाँ पे Zn रहेगा, उसके बाद वो Zn2+ में बदला। ये Cu2+ था क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो Cu2+ था, बट उसने बाद में क्या किया, Cu एक्सेप्ट कर लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो Cu में बदल गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये आपको पता है 1 मोलर, ये 1m1 क्या है, मोलर है, मोलैरिटी आप पढ़ते हो वो 1 मोलर है, 1 मोल का आप कह सकते हो, ये 1 मोल लिया हमने, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, तो रिप्रेजेंटेशन की बात थी। अब बात करते हैं किस पे, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ना, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको कह सकते हैं आप। और एक और चीज़ होती है आपका, ठीक है, जिसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, आप वर्ड से पता चल रहा है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि कितना कर सकता है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है वो चीज़ करने की। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि उस इलेक्ट्रोड की कितनी कह सकते हैं कैपेसिटी है, या वो कितना पोटेंशियल रखता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में या गेन करने में। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, इस पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो यही चीज़ आप रिलेट करके देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी को बताता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी को बताता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, ठीक है। बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आप इतना पढ़िए बहुत है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, मेटल का नेचर कैसा है ना, कि सबसे बड़ी बात, तो सबसे पहली बात यही होती है कि नेचर उसका कैसा है ना। मेटल होगा तो ही तो अच्छे से करेगा, और नॉन मेटल रखेंगे तो कहाँ होगा, ठीक है। दोनों आपको दिख रहा है कि आप यहाँ पे क्या रख रहे हो, मेटल्स को ले रहे हो। अब यहाँ पे क्या बात करी हमने, नेचर जो होना चाहिए मेटल का वो कैसा है ना, वो डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, आयंस का कंसंट्रेशन। देखिए, ये जितने ज़्यादा आयंस लूज़ करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, लूज़ ही नहीं करेगा, है ना। जैसे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करी थी ना हमने, तो अगर कंसंट्रेशन कम रहेगा यहाँ पे आयंस का, तो इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा आपकी जनरेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, तो एक फैक्टर ये हो जाता है। फिर तीसरा है टेम्परेचर। तो ये तीन जो है वो आपके क्या हैं, फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो ये चीज़ें आपकी तीन हैं, वो आप दिमाग में रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नर्स इक्वेशन क्या है, ये हम देखिए, नर्स इक्वेशन से हम समझाने को अगर बात करें तो नर्स इक्वेशन क्या है, सिर्फ एक इक्वेशन है। जनरल रिएक्शन जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ई सेल को निकालने के लिए आप यूज़ करते हो। ई सेल निकालना चाहो, कभी कभी ई डिग्री सेल निकालने को भी देगा, वो डिपेंड करेगा कि उसने वैल्यू किसकी दी हुई है। तो ई सेल अगर निकालना तो एक फॉर्मूला रहता है ई डिग्री सेल, ये स्टैंडर्ड होता है ना। अभी बताएंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है।
तो ये ई डिग्री सेल निकालना होता है, जिसमें हम क्या करते हैं 0.0591 वैल्यू होती है, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे 1 लिखा था कहीं पे, ये जैसे लिखा है, ठीक है। तो कितने वो आपके बनाएगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे होगा, इसका यूज़ करते हैं। और लॉग करके फिर क्या लिखते हैं हम, उनका कंसंट्रेशन लिखते हैं, ठीक है। जो भी आपके, जैसे आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है ना, कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे करके निकालते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देखोगे तो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होता है उससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर जो लॉग की वैल्यू मिलती है, बस उसको फिर क्या करते हैं, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई वैल्यू दी होगी तो वो उससे माइनस कर देंगे, आपको ई सेल मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है 298 केल्विन। कभी कभी क्या होता है, आपको एक और फॉर्मूला होता है आपका, है ना, जिसमें, एक मिनट, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर रहा है, एन क्या है, मैंने शायद से नंबर ऑफ मोल्स बोल दिया, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर हुए। जैसे यहाँ पे जिंक के आपको दिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि Zn2+ है, तो वो 2 वहाँ पे n की वैल्यू आप 2 लिखेंगे, ठीक है। आई होप अब आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। एक और फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, वो आपका क्या रहता है, अभी इसको मैं नहीं बताता हूँ, चलिए पहले इसको हम समझते हैं, उसके बाद वो दूसरा वाला भी हम समझा देंगे, ठीक है। जो दूसरा है, जैसे कि वो आपका क्या होता है, ई सेल इक्वल टू, जब आप ई डिग्री सेल माइनस का क्या होता है 2.303 RT अपॉन NF होता है, और लॉग बेस्ड वही फिर आपका सेम यही चीज़ लिखी होती है। अब मैंने बोला कि ये आपका जो 2.303 RT अपॉन NF है, ठीक है, इसका क्या मतलब है। आर मतलब होता है आपका गैस कांस्टेंट, ये आपका टेम्परेचर होता है जो जैसे दिया हुआ है 298 केल्विन, है ना। तो टेम्परेचर जो होगा वो आपको लिखना होता है, आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो आपको लिखनी होती है, ठीक है। और उसके बाद नीचे एन जो है वो आपको दिख ही रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, उसकी बात करता है। एफ जो होता है वो 1 फराडे की वैल्यू होती है, जो कि 96500 कुछ होती है आपकी, कुछ क्या मतलब यही होती है ना। तो ये वैल्यूज़ आपको क्या करनी होती है, पुट करनी होती है जब क्वेश्चन आपको मिलता है। और अब आर की बात करें कि मतलब आर की वैल्यू क्या होती है, तो 8.314 आपकी आर की वैल्यू होती है, और टी जो आपको केल्विन में दिया हुआ टेम्परेचर वो आपको वहाँ पे पुट करना होता है। इसके क्वेश्चन जो है मैं रील्स या शॉर्ट में अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ अभी मेरे पास, क्योंकि पेंटैप टाइप चीज़ नहीं है, जैसे मैं क्वेश्चन आपको अभी क्लास के दौरान नहीं करा सकूँ, तो मैं उसके लिए अलग से रील्स या शॉर्ट्स अपलोड कर देता हूँ, और जहाँ पे क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, है ना। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन है, इक्वेशन आपको दिमाग में रखनी है। अब कौन सी इक्वेशन कब यूज़ करनी होती है, ये जब मैं कल के लेक्चर में आपको पूरा नर्स्ट इक्वेशन समझाऊंगा ना, तो वहाँ बता दूंगा कि कहाँ पे आपको 2.303 RT NF यूज़ करना होता है, और कहाँ पे आपको 0.059 अपॉन n वाला जो है वो यूज़ करना होता है, कि दोनों का अपना अपना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। समझाई देता हूँ कि कब क्या करना होता है। देखिए जैसे RT अपॉन NF है, कि आपको RT बाई NF कब लेना होता है, और वहाँ पे आपको 0.059/n वाली जो वैल्यू है वो कब लेनी होती है। तो मान लीजिए अगर आपका सोल्यूशन जो यूज़ हो रहा है सेल में वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, मतलब कंसंट्रेशन क्या है आपकी कम है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर आपका सोल्यूशन सेल में डाइल्यूट है, तो जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो हमने RT बाई NF लिखा है, उसको हम रिप्लेस करते हैं कंसंट्रेशन टर्म से, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है आपका, तब 2.303 RT बाई NF लिखा जाता है। और अगर आपका टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पे है ना, वहाँ पे अगर लिखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है, तो वहाँ पे आपका टर्म जो होता है 2.303 RT बाई F वो बदल जाता है किसमें, 0.059 में आपका बदल जाता है, और फिर हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें अभी जितनी हमने पढ़ाई, पहले आप इसको पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट हम जो लेक्चर करेंगे फिर उसमें हम सारी चीज़ें बाकी जो बची हुई हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, पूरा सॉल्ट ब्रिज के बारे में, और आपका पूरा गैल्वेनिक सेल के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। हाफ लाइफ कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है वो भी समझ में आ गया होगा, फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को, वो भी मैंने बताया। नेक्स्ट में हम फिर देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मेजरमेंट क्या है, उन सब पे बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, ठीक है, और चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैं प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपके लिए बना के रखी हुई है, आप वहाँ से सारी चीज़ें 1 बाय 1 देख सकते हैं। और इतने अच्छे नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, जो कि आपको मेरे बायो में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।